हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। मैं दीपक सिंह पार्थ एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम संविधान पढ़ रहे थे, संवैधानिक इतिहास, और ये हमारे संविधान की 5वीं क्लास है। संवैधानिक इतिहास की ये 5वीं क्लास है। पिछली क्लासेस में हमने देखा था कि संविधान की पहली ईंट कब रखी गई, ईस्ट इंडिया कंपनी पर पहली बार ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण किस तरीके से स्थापित हुआ और किस तरीके से उसका व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हुआ। बंगाल के गवर्नर जनरल हुए, फिर भारत के गवर्नर जनरल हुए, फिर भारत के वायसराय भी हुए। किस अधिनियम के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और ताज के अधीन शासन शुरू हुआ। ये हमने पिछली क्लासेस में सब देखा हुआ है। और इसमें हमने एक लास्ट जो हमने अधिनियम देखा था वह था 1858 का अधिनियम। इस अधिनियम के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था और ताज के अधीन शासन किया गया था। निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल दोनों को समाप्त करके भारत सचिव को उसकी शक्तियां दे दी गई थी और एक भारत परिषद का निर्माण किया गया था जिसका अध्यक्ष भारत सचिव होता था और वह कंपलसरी था कि वह ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर हो। इस तरीके से हमने चीजें देखी हुई थी लास्ट क्लासेस में। अब उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं और इसमें हम देखते हैं अब आगे का 1861 का अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अब 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे इस गवर्नर जनरल को विधायी कार्यों हेतु नए प्रांतों के निर्माण का तथा नवनिर्मित प्रांत में गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त करने का क्या दिया गया, उसे अधिकार दिया गया। तो यहाँ पे सिंपल सा है कि यहाँ पे दिमाग में आता है कि 1858 के बाद भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। बिल्कुल कहा जाने लगा, क्योंकि वह ब्रिटिश ताज का रिप्रेजेंटेटिव था, इसलिए उसे वायसराय कहते थे। लेकिन गवर्नर जनरल की पद समाप्त नहीं हुआ था, गवर्नर जनरल का पद था। वही व्यक्ति गवर्नर जनरल भी था और वही व्यक्ति वायसराय भी था। तो जो गवर्नर जनरल, अगर बात करें इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल कह लें या भारत के वायसराय कह लें, वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग वो पहला गवर्नर जनरल या पहला वायसराय था जिसे ये शक्तियां मिली कि वह नए प्रांतों का गठन कर सकता है, नए प्रांतों में गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति भी कर सकता है। ये पावर दी गई किसको? गवर्नर जनरल को। अधिनियम के द्वारा केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 5 कर दी गई। अगर याद हो, चौथा शुरुआत में अगर हम बात करें 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हमने पढ़ा था, और जो अगर ये पहली क्लास देख रहे हैं वो पिछली क्लासेस को जरूर देख लें। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत देखा था कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें 4 सदस्य थे, इसको आगे चलकर घटाकर 3 कर दिया गया। फिर 1833 अधिनियम के तहत विधिक सदस्य के रूप में एक चौथे सदस्य को रखा गया, लेकिन वो अस्थायी था। अस्थायी इन द सेंस कि परिषद में भाग ले सकता था, बोल सकता था, विचार रख सकता था, लेकिन वोट नहीं दे सकता था, तो वह पूर्णकालिक सदस्य नहीं था। 1853 अधिनियम के तहत उसको क्या किया गया? पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया। अब तो टोटल कितने सदस्य हो गए? 4, और 5वां सदस्य किस अधिनियम के तहत आया है? 1861 अधिनियम के तहत आया है, ये याद रखना। और 5वें सदस्य को विधिवेत्ता, विधिवेत्ता कहें तो विधि का ज्ञान जिसको हो वही बनेगा 5वां सदस्य। तो गवर्नर जनरल या सेंट्रल परिषद में कितने सदस्य हो गए? टोटल 5 हो गए। नेक्स्ट क्या कहता है? इस अधिनियम के तहत वायसराय परिषद में अधिक सुविधा से कार्य करने के लिए नियम बनाने की अनुमति दी गई। और यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग की अगर हम बात करें तो इसने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। विभागीय प्रणाली से अगर हम बात करें, वर्तमान में हम देखते हैं मंत्री परिषद, फॉर एग्जाम्पल वित्त मंत्री, वित्त विभाग, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, इस तरीके से जो डिपार्टमेंट होते हैं। तो आधुनिक भारत में शुरुआत करने वाले कौन है? लॉर्ड कैनिंग। इसलिए लॉर्ड कैनिंग को आधुनिक मंत्रिमंडल का जनक माना जाता है। भारत में आधुनिक मंत्रिमंडल का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। ये चीज याद रखेंगे।
जो वर्तमान हम देखते हैं मंत्री मंत्रालय या मंत्री परिषद, तो उसके जनक कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। यहाँ पे गवर्नर जनरल के बारे में बताएं कि गवर्नर जनरल अब भारत सचिव के अकॉर्डिंग कार्य करता था, परिषद के अकॉर्डिंग कार्य करता था, क्योंकि एक परिषद थी जिसमें 15 सदस्य थे। तो गवर्नर जनरल का था कि वह शांति, सुरक्षा और ब्रिटिश हितों के लिए परिषद के बहुमत की उपेक्षा कर सकता था कि भैया शांति, सुरक्षा और ब्रिटिश हित जिससे जुड़ा हो, उसके लिए वो एक्सपेक्ट करता था कि नहीं यार भैया आप लोग हमारे साइड वोट करोगे। इसके अलावा जो है कि वायसराय को कुछ शक्तियां भी दी गई थी इसी अधिनियम के तहत। किस अधिनियम के तहत? 1861 अधिनियम के तहत, कि संकटकालीन दशा में, कौन सी दशा में? संकटकालीन दशा में वह अपने परिषद के निर्णयों को निरस्त कर क्या जारी कर सकता था? अध्यादेश जारी कर सकता था। तो वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत दी गई? 1861 अधिनियम के तहत दी गई है। ये चीज याद रखना कि 1861 अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। हमारे भारतीय संविधान में भी अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति और राज्यपाल, इनको भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो राष्ट्रपति का है 123 और राज्यपाल का है आर्टिकल 213। राज्यपाल का है 213। यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि वायसराय जो अध्यादेश जारी करता था वो वैलिड रहता था कितने महीने तक? 6 महीने तक। कितने महीने तक वैलिड रहता था? 6 महीने तक। वर्तमान स्वरूप में भी अगर हम देखें कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो कब जारी करता है? जब संसद का सत्र ना चल रहा हो और कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई है जिस पे तुरंत कार्यवाही की आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सिफारिश से अध्यादेश जारी कर सकता है, जो वैलिड रहता है कितने महीने तक? 6 महीने तक वैलिड रहता है। तो अगर आप देखें कुछ सिमिलरिटीज मिल रही हैं। तो वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत मिली है? तो वह है 1861 के अधिनियम के तहत। यहां पे 1861 अधिनियम के तहत एक चीज और याद रखेंगे कि अगर आपको याद हो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में हमने देखा था कि मद्रास के लिए विधि बनाने का अधिकार किसके पास था? मद्रास को। बंबई के लिए बंबई को, और बंगाल के लिए बंगाल को। मतलब इन तीनों को अपने अपने एरिया के लिए विधि बनाने का क्या था? अधिकार था। देखा था हमने। उसके बाद एक एक्ट आया था 1833 का, जिसके तहत बंबई और मद्रास को विधि बनाने का अधिकार छीन लिया गया। और अगर बात करें तो बंगाल से भी छीन लिया गया, क्योंकि इस समय क्या आ गया था? भारत का गवर्नर जनरल पद आ गया था। और भारत का गवर्नर जनरल पद आ गया था तो पूरे भारत के लिए एक ही विधि बनती थी ना। यहाँ ऐसे समझे कि प्रांतों से विधि बनाने का अधिकार वापस ले लिया गया। फॉर एग्जांपल बंबई, मद्रास, क्योंकि बंगाल इसलिए नहीं क्योंकि बंगाल तो कैपिटल थी ही, गवर्नर जनरल वहीं बैठता था। अभी भारत की राजधानी दिल्ली नहीं है, भारत की राजधानी क्या है? कलकत्ता इस समय। तो पावर अगर देखा जाए तो घूम फिर के पूरी कहां पहुंच गई थी? बंगाल। आई बात समझ में? यहां पे क्या होता है कि 1833 में बंबई और मद्रास से विधि बनाने का अधिकार छीन लिया गया, लेकिन 1861 में ये भारत परिषद अधिनियम के तहत बंबई और मद्रास को विधि बनाने का क्या दे दिया गया? उनको अधिकार दिया गया। तो ये याद रखना कि विधि बनाने का अधिकार पहली बार कब दिया गया, छीना कब गया और वापस कब मिला। आई बात समझ में? 1861 का क्लियर है कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब मिली, विभागीय प्रणाली की शुरुआत कब हुई, नए प्रांतों के गठन, गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का अधिकार गवर्नर जनरल को किस एक्ट के तहत दिया गया? तो वह है 1861 का अधिनियम। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है। अब इसके आगे अगर हम देखें, तो अगला है अपना भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम की अगर हम बात करें तो यहां पर पहली बार
अगर याद रखेंगे कि गैर प्रांतीय प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्य जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय और वाणिज्य मंडल में अप्रत्यक्ष रूप से गैर सरकारी सदस्यों को भी शामिल किया जाने लगा। तो वह किस अधिनियम के तहत था? 1892 अधिनियम के तहत। अब यहां पे अगर आप देख रहे होंगे दूसरी लाइन, ये परिषद के अधिकारों में वृद्धि की गई तथा भारतीय सदस्य को बजट पे बहस करने, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तो अगर हम बात करें कि भारतीय बजट के जन्मदाता कौन है? भारतीय बजट के जो जन्मदाता हैं वो हैं जेम्स विल्सन, इन्होंने पेश किया था। और अगर हम बात करें तो ये पेश हुआ था 18 फरवरी 1860 को। अब यहां पे एक चीज समझिएगा कि जो नॉर्मल हमारी अभी वर्तमान सरकार कहें या वर्तमान संविधान की हम प्रोसेस कहें कि जो बजट पेश होता है तो इतने में ही चीजें खत्म नहीं होती हैं। ये जो बजट है वो 6 चरणों में की एक प्रोसेस के बाद उसको लागू किया जाता है। कि जब फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री जब बजट पेश कर दिया, वो पहला चरण होता है, फिर डिपार्टमेंट्स को जाता है। ये एक प्रोसेस है, हम पढ़ेंगे वहाँ पे, लेकिन एक नॉर्मल आसान भाषा में कहें कि पेश किया, फिर उसमें पूछे जाते थे प्रश्न। फॉर एग्जाम्पल इस कमरे में है, इस कमरे को अगर हमें डेकोरेट करना है, चीज़ें करनी है, तो कितना पैसा खर्च होगा? मैंने बोल दिया 5 लाख। तो उस समय ऐसा था कि भैया आपने बोल दिया 5 लाख, भारतीयों के मन में अगर क्वेश्चन है तो वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? भारतीयों के मन में अगर कोई क्वेश्चन है कि आपको इस कमरे में 5 लाख खर्चा करना है तो क्यों करना है, और करना है तो क्या क्या आप प्रोडक्ट या क्या लगा रहे हो ऐसा कि इसमें 5 लाख रुपए खर्च होने हैं। ये प्रश्न अगर उनके मन में आते भी थे तो वो प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। ये चीज याद रखेंगे। आई बात समझ में? वर्तमान में भी जो हमारे वित्त मंत्री अगर बजट पेश करते हैं तो उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये भारतीय नहीं पूछ सकते थे, लेकिन 1892 में उनको प्रश्न पूछने का, बहस करने का और प्रश्न पूछने का क्या मिला? उनको अधिकार मिला। लेकिन यहाँ पे याद रखना कि उनको पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। उनको पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। पूरक प्रश्न बोले तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। पूरक प्रश्न फॉर एग्जाम्पल कि मैंने बोला कि मैं अगर मान लीजिए वित्त मंत्री हूं, मैंने बजट पेश किया और मैंने बोला कि इस कमरे में मुझे 5 लाख रुपए खर्चा लगेंगे। तो अब आपने पूछा क्यों, क्या लगाओगे आप ऐसा? मैंने बोला मैं डिजिटल बोर्ड लगाऊंगा, एक एसी लगाऊंगा, 2 पंखे लगाऊंगा, 4 बल्ब है, चेयर, बेंचेस और ढेर सारी चीजें मैंने गिनाई। अब यहाँ पे आप दूसरा क्वेश्चन कि ये डिजिटल बोर्ड है, इसकी आप क्या वैल्यू रख रहे हो, कितने का लग रहे हो? तो अब क्वेश्चन के बाद एक नया क्वेश्चन जो आपके मन में आया वो आप नहीं पूछ सकते हो, वो आप नहीं पूछ सकते। वही कहलाता है क्या? अनुपूरक प्रश्न कहलाता है। आई बात समझ में? तो ये प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। जैसे अगर हम बात कर दें वर्तमान में हमारे यहाँ जब बजट होता है तो कटौती प्रस्ताव होता है। क्या होता है? कटौती प्रस्ताव। 3 तरीके से कटौती की जाती है। 3 तरीके से कटौती, एक में 100 रुपये कम किए जाते हैं, एक में 1 रुपये कम किए जाते हैं और तीसरे में कुछ राशि कम की जाती है। कुछ राशि कम की जाती है। यहाँ पे एक चीज याद रखना कि जो गवर्नमेंट है प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट, ये पैसा मांगती है किससे? लोकसभा से। मतलब जितना भी पैसा खर्च होता है वो एक तिजोरी है, उस तिजोरी का नाम है भारत की संचित निधि। भारत की संचित निधि ये पैसा मांगती है संसद से कि भैया हमको आप 2 पैसा निकाल के इस तिजोरी से, इसकी चाबी इनके पास रहती है और जब वो पैसा निकाल के देगी तो वो आपसे पूछेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन आंसर होते हैं। अब यहाँ पे जैसे एक चीज समझिएगा कि मैंने 5 लाख रुपए मांगे इस कमरे के लिए और संसद ने बोला कि वो आपको 5 लाख रुपए नहीं देंगे, वो हमको 4,99,999 रुपए देंगे। मतलब कितने रुपए कम देंगे? 1 रुपए कम देंगे। तो क्या मुझे कोई फर्क पड़ेगा मैं इस कमरे में
डिजिटल बोर्ड या इस जितने भी सामान में यूज करने वाला हूं, 1 रुपये कम करने से क्या मुझे फर्क पड़ेगा? पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। 1 रुपये कम उसमें क्या ही हो जाएगा, क्या ही आता है आज की डेट में 1 रुपये में। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना कि हमको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सरकार को फर्क पड़ जाएगा। अगर 1 रुपये भी कम कर देते हैं तो मंत्री परिषद को क्या देना पड़ता है? त्याग पत्र देना पड़ता है। मंत्री परिषद को, मतलब अगर प्रेजेंट टाइम की हम बात करें कि जो प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट होगी उसको क्या देना पड़ जाएगा? रिजाइन देना पड़ जाएगा, क्योंकि यह एक प्रकार का क्या माना जाता है? अविश्वास प्रस्ताव माना जाता है। आई बात समझ में? ये क्या माना जाता है? अविश्वास प्रस्ताव माना जाता है। तो ये प्रेजेंट संविधान की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये था। और दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहली बार भारतीयों को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, किंतु बजट पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, मतदान देने का अधिकार, ये सब अधिकार नहीं था। क्लियर है बात? तो 1892 का अधिनियम आपको समझ में आया। अब हम आगे चल के बात करते हैं। अगला जो अधिनियम आता है वह है भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम जो 1909 है, इसके बारे में अगर हम जाने कि इसे मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है। मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत यहाँ पे देखिएगा कि ये जो मिंटो हैं, ये मिंटो सेकेंड है। ये उस समय भारत के क्या थे? वायसराय थे। ये उस समय भारत के क्या थे? वायसराय थे। और जो मार्ले थे ये क्या थे? भारत के सचिव। ये क्या थे? भारत के सचिव थे। और ये भारत सचिव कहाँ रहता था? इंग्लैंड में रहता था। इसकी एक परिषद थी जिसे हम किस नाम से जानते थे? भारत परिषद के नाम से जानते थे। याद रखना, अगर आपसे सवाल पूछे कि भारत परिषद कहाँ, तो वो इंग्लैंड, भारत में मत लगा दीजिएगा। आई बात समझ में? चलिए, तो इसके तहत अगर आप देखें तो यहाँ पे उन्होंने पहले ही बोल दिया, मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये अब आप समझते हैं। अपन 1857 का विद्रोह अगर आपको याद हो, 1857 के विद्रोह के बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ, समाप्त हुआ। और 1857 विद्रोह के जो नेता थे वो कौन थे? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय कहते हैं। ये हमारे अंतिम मुगल बादशाह थे। ये क्या थे? हमारे अंतिम मुगल बादशाह थे। अगर बात करें इनके रिलीजन की, इनके धर्म की, तो ये मुसलमान थे। 1857 की क्रांति में जो मोस्टली लीडर थे, कह सकते हैं कि राजा महाराजा अगर कह लें, तो वो कौन थे? मुसलमान थे। ठीक है, 1857 के विद्रोह में देखें तो अंग्रेज इतिहासकारों ने इसे 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र भी कहा है। अब नेता थे बहादुर शाह जफर, तो यहाँ से जो ब्रिटिशर्स थे ये मुसलमानों से घृणा करते थे। उनको लगता था कि ये 1857 के विद्रोह की पूरी प्लानिंग या ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ने का काम या प्रयास ये इन्होंने ही किया था। 1885 की अगर हम बात करें, आने वाले 20-30 साल में, 1857 से आने वाले 20-30 सालों की बात करें, तो भारत में राष्ट्रीय भावना बहुत तेजी से विकसित हुई। 1880-85 के टाइम पे अंग्रेज ये महसूस करते थे कि फिर से एक विद्रोह होने वाला है, और इसी विद्रोह को रोकने के लिए अगर हम देखा जाए तो कांग्रेस की स्थापना का श्रेय भी कहीं ना कहीं इनको ही जाता है। कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। कांग्रेस की जो स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। इसके जो संस्थापक थे वो थे A.O. ह्यूम। थोड़ा सा समझिएगा तब जाके 1909 का आपको समझ में आएगा। इस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? डफरिन थे। वायसराय कह लें क्या थे? डफरिन थे।
आप अगर हिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे तो 1885 में से 1905 तक जो टाइम पीरियड कहा जाता है इसे उदारवादी युग कहा जाता है, क्योंकि उनको ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश की महारानी, उनके उन पर विश्वास था कि हम अनुनय विनय के माध्यम से हम अपनी बात मनवा सकते हैं। और 1905 के बाद उग्रवादी युग, फॉर एग्जाम्पल लाल बाल पाल आपने सुना होगा, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इनका टाइम पीरियड शुरू हुआ था। तो शुरुआत में कुछ इस तरीके से चल रहा था और ये देन थी अंग्रेजों की ही। शुरुआत में इन लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था कांग्रेस को, फिर कांग्रेस ने जैसे 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 अपनी नीति को परिवर्तित किया वैसे वैसे अंग्रेजों का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। घटना है 1905 की, यहां पे याद रखना, घटना है 1905 की। 1905 के टाइम पे जो वायसराय थे वो थे कौन? करजन। 1905 में भारत के वायसराय कौन थे? करजन। ये अगर हम बात करें कि भारत के सबसे अलोकप्रिय वायसराय जो थे वो थे कौन थे? करजन ही थे। इनके टाइम पीरियड को कमीशनों का काल भी कहा जाता है, आयोगों का काल भी कहा जाता है। खूब सारे आयोग बनाए थे इन्होंने, ठीक है, खूब सारे आयोग किसने बनाए थे? लॉर्ड करजन ने। इस समय जो राष्ट्रीय भावना का जो केंद्र बिंदु था वो था क्या? बंगाल। इस समय भारत में राष्ट्रीय भावना का जो केंद्र बिंदु था वो क्या था? हमारा बंगाल था। क्यों? क्योंकि इस समय भारत की राजधानी क्या थी? कलकत्ता थी। ये अगर हम बात करें तो ये हमारा प्रेजेंट टाइम का भारत और ये उस समय का है, ठीक है। अब इस समय की अगर हम बात करें तो जो बंगाल है वो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट है। तो यहां पे क्या था कि राष्ट्रीय भावना बहुत तेजी से विकसित थी और जागृत सबसे ज्यादा यहीं पे थे। तो लॉर्ड कर्जन का मानना था कि बंगाल का ही क्या कर दो? विभाजन कर दो, क्योंकि इस वाले एरिया में मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा थी और इस वाले एरिया में हिंदू जनसंख्या ज्यादा थी। तो यहाँ पे हिंदू और मुसलमानों को अलग करने की बात की गई। इस समय हिंदू मुसलमानों को अलग की जाने की बात की। अब किस तरीके से करें? तो इन्होंने जो पहला स्टेप किया कि 19, यहाँ पे अगर करजन की हम बात कर दें कि करजन ने बंगाल विभाजन की क्या कर दी? घोषणा कर दी। 20 जुलाई 1905 को, डेट याद रखना, बंगाल विभाजन की क्या कर दी? इसने घोषणा कर दी कि हम बंगाल का क्या करेंगे? विभाजन करेंगे, ठीक है। और इसी के विरोध में कांग्रेस ने एक मूवमेंट, एक आंदोलन चलाने की घोषणा कर दी। कब? 7 अगस्त 1905 कि हम क्या चलाएंगे? स्वदेशी आंदोलन। ये स्वदेशी आंदोलन हमारा सफल हुआ है, ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखना कि 7 अगस्त 1905 को कौन सा आंदोलन शुरू कर दिया हमने? स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया। बंगाल विभाजन कब हुआ है? तो ये भी याद रखना, 16 अक्टूबर 1905 को क्या हो गया? बंगाल विभाजन हो गया। और इसी दिन पूरे भारत में हमने क्या मनाया था? शोक दिवस मनाया था। क्या मनाया था? शोक दिवस मनाया था, ठीक है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ। अब यहां पे अगर देखा जाए कि कांग्रेस को बनाने में अंग्रेजों ने सहायता की थी। अब उनको था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस हमारे सपोर्ट में या हमारे बिहाफ में ही काम करेगी, हमारे अपोजिट उतना ये नहीं जाएगी। लेकिन धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, विचारधारा बदलती गई और विचारधारा बदलने के साथ साथ कांग्रेस अंग्रेजों का रुख भी कठोर होता गया। अब कठोर होता गया और 1905 में तो उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध एक बहुत बड़ा आंदोलन, अगर हम कह दें कि उस समय का स्वदेशी आंदोलन था, क्योंकि पहली बार, ये याद रखेंगे कि पहली बार इस आंदोलन में महिला वर्ग ने, मध्यम वर्ग ने, कृषक वर्ग ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया गया था। तो कांग्रेस ने इतना बड़ा एक मूवमेंट चला दिया था। अब यहां पे अंग्रेजी सरकार थोड़ी सी तिलमिलाई। अब इनमें ही, भारतीयों में ही फूट कैसे डाली जाए? तो ये फूट डालने के लिए उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई 1906 में। ढाका में किसकी स्थापना होती है? मुस्लिम लीग की। और इसमें कहीं ना कहीं अंग्रेजों का हाथ था। अब मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। उन्होंने कहा कि हम आपका सपोर्ट तो करेंगे लेकिन बदले में हमें क्या मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि हम आपको अलग से निर्वाचक मंडल देंगे।
निर्वाचक मंडल अगर नहीं समझ में आ रहा होगा, कि अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक क्लास में एक क्लास कैप्टन का चुनाव होता है। सपोज मान लीजिए किसी क्लास में 50 बच्चे हैं, उनके लिए क्लास कैप्टन का निर्वाचन हो रहा है तो एक ही होगा। लेकिन अंग्रेजों ने क्या कर दिया कि मान लीजिए 50 बच्चों में 5 मुस्लिम बच्चे हैं, बाकी 45 अदर कास्ट अलग रिलीजन के हैं, तो 5 बच्चों के लिए अलग क्लास कैप्टन, बाकी 45 बच्चों के लिए अलग क्लास कैप्टन। तो अब आप सोचिए कि उस क्लास का माहौल कैसा होगा, वो क्लास का माहौल कैसा होगा। क्या वो यूनिटी रह पाएगी? क्या नहीं रह पाएगी ना। तो इनने वही किया, फूट डालो और राज करो। तो इन्होंने 1909 अधिनियम के तहत मुसलमानों को अलग से निर्वाचक मंडल दे दिया। यहां पे आपको बता दें कि जो वायसराय मार्ले है, उन्होंने एक पत्र लिखा था मिंटो को, ठीक है। ये मुसलमानों को जो अलग निर्वाचन मंडल दिया गया उससे रिलेटेड उन्होंने एक पत्र लिखा था कि हम नाग के, सर्प के दंत का क्या बोने जा रहे हैं? विष, जिसका इलाज आने वाली पीढ़ियों के पास नहीं होगा। मतलब सोचिए आपकी सांप्रदायिकता किसकी, जो हिंदू मुस्लिम आगे चलकर हुआ, पाकिस्तान का अलग हुआ, कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो शुरुआत यहां से ही हुई है, ठीक है। तो ये अंग्रेजों ने शुरुआत की थी। तो मेन चीज अब याद रखेंगे कि वो मुसलमानों को अलग से निर्वाचक मंडल किस अधिनियम के तहत दिया गया, तो वो है 1909। दूसरी अगर हम बात करें तो बजट पेश होने लगा था 18 फरवरी 1860, ये अपन ने देखा। 1892 अधिनियम के तहत भारतीयों को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, बहस करने का अधिकार दिया गया था। यहां से उनकी शक्तियों में और बढ़ोतरी हुई। कैसी बढ़ोतरी हुई कि उनको बजट पर विवेचना करने, लोकहित के विषयों पर चर्चा करने और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार था। ये याद रखना, मतलब अब भारतीय सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते थे, किंतु मतदान नहीं दे सकते थे। ये याद रखना, किंतु ये मतदान देने का अधिकार बजट पर उनको नहीं था। क्लियर है? क्लियर है। अब यहां पे और आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम के तहत पहली बार भारत परिषद कहां थी? इंग्लैंड में। और वायसराय की काउंसिल कहां थी? गवर्नर जनरल की भारत में। इनमें पहली बार भारतीय सदस्यों को भी क्या किया गया? शामिल किया गया। जैसे देख रहे हैं, सर्वप्रथम भारत परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों को क्या किया गया? शामिल किया गया। यहाँ पे 2 नाम याद रखिएंगे, केसी गुप्ता तथा सैयद हुसैन बिलग्रामी। कौन कौन है? केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। इनको भारत परिषद फिर से मैं कह रहा हूं कहां थी? इंग्लैंड में। तो भारत परिषद का में जो इंग्लैंड स्थित भारत परिषद थी उसमें इनको क्या किया गया? नियुक्त किया गया। याद रखेंगे। यहां पे एक व्यक्ति थे एसपी सिन्हा। कौन थे? एसपी सिन्हा। इनको वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का क्या बनाया गया? सदस्य बनाया गया। ये विधिक सदस्य में शामिल किया गया था। अब विधिक सदस्य का याद हो, हमने देखा था 1861 5वें सदस्य को नियुक्त किया जाने लगा था ना। तो अब इसकी कार्यकारिणी परिषद में जो 5वें सदस्य उस समय कौन बने थे? उसके पहले अंग्रेज ही बनते थे। वो कौन थे? हमारे एसपी सिन्हा। और इनको लॉर्ड की उपाधि दी गई थी। अगर पहले भारतीय की अगर हम बात करें, जिन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी? लॉर्ड की। पहले भारतीय जिन्हें लॉर्ड की उपाधि दी गई वो थी कौन? वो कौन थे? एसपी सिन्हा। यहां पे एक चीज और बात कर लें कि ये पहले भारतीय थे जो किसी प्रांत के गवर्नर भी बने थे। क्योंकि इस समय हमने फिर वही 1861 हमने देखा था कि गवर्नर जनरल को नए प्रांतों के निर्माण, प्रांतों में गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का अधिकार था। तो एसपी सिन्हा पहले भारतीय थे। एसपी सिन्हा पहले भारतीय थे। एसपी सिन्हा पहले भारतीय थे जिन्हें क्या बनाया गया? गवर्नर बनाया गया किसी प्रांत का। और वो प्रांत का नाम क्या था? बिहार। वो प्रांत का नाम क्या था? बिहार। ये पहले गवर्नर नियुक्त किया था किसने? गवर्नर जनरल ने। क्लियर है? यहां तक सब समझ में आया? मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।